अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर 14 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज आज करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 1 कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस में बेसिक फ़र्क क्या है? तो देखें, हमने पढ़ा है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ऐसे साथ साथ जुड़े होते हैं, यानी उनकी जो मोशन होती है, मूवमेंट होती है, वो बहुत कम होती है। अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े दूर होते हैं, यानी उनकी मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा ही दूर हो जाते हैं। सो इनमें हमसे बेसिक डिफरेंस पूछा गया है, फ़र्क पूछा गया है। तो जो फ़र्क है ना, वो ऑप्शन नंबर ए है, डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी जो पार्टिकल है ना सॉलिड लिक्विड गैस के, उसकी मूवमेंट का ही फ़र्क है। सो एमसीक्यूज नंबर 2 कहता है अपॉन हीटिंग, यानी अगर आप हीट करते हैं तो इवेपोरेशन को क्या असर होता है। सो गौर करना, इवेपोरेशन होती क्या है। मिसाल के तौर पे ये एक कंटेनर है जिसमें मैंने पानी या कोई भी लिक्विड भर लिया। अब क्या होता है कि जो सबसे टॉप लेवल के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये ऊपर को उड़ जाते हैं, मीन्स के ये इवेपोरेट कर जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप हीट करने लग जाते हो ना इस लिक्विड को, तो जाहिर है आप हीट एक एनर्जी दे रहे हो। सो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं, इनकी एनर्जी बढ़ेगी और ये ज़्यादा इवेपोरेट करेंगे, ज़्यादा एनर्जी के साथ इवेपोरेट करेंगे। सो इट मीन अगर आप हीट करते हैं ना तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि आप एक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। सो अपॉन हीटिंग, यानी हीट करने के ऊपर इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। नाउ थर्ड एमसीक्यूज कहता है द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर द स्ट्रोंगेस्ट। मींस हमने देखा कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में पार्टिकल का फ़र्क है। सॉलिड में पार्टिकल करीब करीब, लिक्विड में कुछ फासले पर और गैसेस में बहुत ही फासले पर। तो अब इनके दरमियान ना अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं, यानी सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स और गैस के भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन कर रहे होते हैं। आपसे पूछा गया स्ट्रोंगेस्ट, यानी ये जो अट्रैक्शन है ये किसके दरमियान सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। तो सिंपल सा आंसर है कि सॉलिड्स के दरमियान, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत करीब करीब हैं, मीन उनके दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। नाउ बचे चौथा एमसीक्यूज, कहता है कूलिंग द वेपर्स, यानी जो वेपर्स हैं ऑफ सम गैस, किसी भी गैस के अगर आप उनको कूल करते हैं और वो चेंज होकर डायरेक्टली सॉलिड बन जाते हैं, तो इस अमल को क्या बोलते हैं। तो अगर आपको बच्चे सब्लिमेशन का प्रोसेस याद हो ना, तो मैंने बताया था सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक सॉलिड आप उसको हीट करते हैं और वो डायरेक्टली बन जाता है गैस। गैस मीन्स वेपर्स, गैस मीन वेपर। और इसका उल्ट प्रोसेस भी होता है, यानी जो गैस या वेपर्स हैं वो डायरेक्टली सॉलिड में तब्दील हो सकते हैं, और हमने इस प्रोसेस को डेपोजिशन बोला था। तो अभी भी हमसे क्या पूछा गया कि वेपर्स गैस का डायरेक्टली तब्दील होना सॉलिड के अंदर, बचे डेपोजिशन है। अगर पूछा जाता कि सॉलिड का वेपर बनना, तो हम इसको सब्लिमेशन कह देते। तो अब की बार ये डेपोजिशन बन रहा है। नाउ एमसीक्यूज नंबर 5 कहता है फिजिकल स्टेट, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। सो आप गौर करें, सॉलिड में पार्टिकल करीब करीब, लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर और गैस में बहुत ही दूर। तो गैस के मॉलिक्यूल बड़े तेज़ी से मूव करते हैं। मूव करने की एनर्जी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। सो जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। सो इट मीन जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होने की वजह से बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। सो मैक्सिमम एनर्जी किनकी है? गैशियस हालत की, यानी गैस की हालत की। सो नाउ एमसीक्यूज नंबर 6 कहता है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे डिपेंड कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। तो अब इसको सुनना, इमेजिन करें मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसके अंदर ये मैंने लिक्विड रखा है, और सेम कंटेनर लेकिन एक दूसरा लिक्विड है। ठीक है, यानी ये दोनों लिक्विड जो है ना वो डिफरेंट है। तो चले कलर चेंज से हम इनमें डिफरेंस इजीली समझ लेंगे। अब मैं आपको कहता हूं कि ये जो पहला मॉलिक्यूल का कंटेनर है ना, इसमें मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है बेटा वो स्ट्रॉन्ग है।
यानी मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो दूसरा कंटेनर है उसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। सो अब इवेपोरेशन का क्या होगा? जिसमें मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उसकी इवेपोरेशन कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं मजबूती के साथ, तो वो इवेपोरेट यानी उड़ने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। सो अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग से जुड़े हुए हैं ना, स्ट्रॉन्गली, सो उनकी इवेपोरेशन होती है कम। लेकिन अगर वो वीकली जुड़े हुए हैं बड़े आहिस्ता से, तो वो बड़ी इजीली लिक्विड को एस्केप कर सकते हैं यानी इवेपोरेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए देखें, कहता है इट डिक्रीजेज, यानी इवेपोरेशन की बात, ये इवेपोरेशन की बात हो रही है ये वाली, कि इवेपोरेशन डिक्रीज करती है जब इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, अट्रैक्शन की जो फोर्स या ताकत है अगर आप जितनी इंक्रीज करेंगे, जैसा कि हमारे केस में स्ट्रॉन्ग मैंने बोला, तो इवेपोरेशन उतनी डिक्रीज हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। सो ऑप्शन ए ही आपका राइट ऑप्शन है। सो नाउ एमसीक्यूज नंबर 7 देखते हैं। कहता है कि विच गैस विल डिफ्यूज एट द फास्टेस्ट रेट, यानी कौन सी गैस है इन चार ऑप्शंस में से जो कि फास्टेस्ट कहते हैं सबसे तेज डिफ्यूजन करेगी। आपको अगर याद हो तो डिफ्यूजन का मतलब होता है गैस का मिलना या फैलना, स्प्रेड होना। तो अब हम देखते हैं इन चार ऑप्शंस में से। ओके बच्चे, ये चार ऑप्शन मैंने एज सच लिख लिए। हमें बताना है कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जल्दी जो है ना वो डिफ्यूजन करेगी। सो प्रिंसिपल क्या है, यानी अगर कोई गैस जितनी हल्की यानी लाइट होती है, लाइटर होती है, वो उतनी फास्ट डिफ्यूजन करती होती है, तेज़ डिफ्यूजन करती है। और जो गैस जितनी हैवी यानी भारी होती है उसका डिफ्यूजन रेट बेटा उतना ही स्लो होता है। सो अब हमने क्या करना है, हमने हर गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है जो कि उसका वजन होता है एक तरह से। नाउ सबसे पहली गैस है HCl। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 ग्राम। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 35.5। अब दोनों को ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन एक Cl, तो ये बनेगा 36.6। तो इसका नोट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का आया 36.6। अब हम मूव करते हैं सल्फर S, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, SO2। सल्फर का जो मास होता है ना वो 32 होता है। ऑक्सीजन एक का मास होता है 16, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन 2 हैं तो 16 को 2 से ज़रब दे दो। अब 32 ये है और 16 2 32 32 ये है, इनको ऐड करते हैं तो 64 बनेगा। तो SO2 का मास बेटा कितना आया 64। हम निकालते हैं H2S का। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन 2 हैं तो ज़रब दे दो 2 से, ठीक। सल्फ़र का जो मास होता है, सल्फ़र का जो मास होता है ना बेटा वो 32 होता है, जैसे हमने यहाँ पुट किया। अब 2 हाइड्रोजन का 2 मास हो गया, सल्फ़र का 32 हो गया, ऐड करें 34 बन गया, ठीक। आखिरी का भी निकाल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। बच्चे जो कार्बन का मास होता है वो 12 होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 16 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 16 2 होता है 32, और ये 12 आ गया। अब ये हो जाएगा 44, तो हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम जाते हैं अपने इस रूल के ऊपर। वो गैस ज़्यादा फास्ट जो ना डिफ्यूज़ करेगी जो लाइट यानी सबसे हल्की होगी। तो देखें इसका मास 36.6 है, 64 ये तो गलत हो गया, 34 36 से भी छोटा, और ये 44 भी बड़ा है, ये भी गलत। सो H2S यानी C ऑप्शन ऐसा है जिस गैस का मास सबसे कम है, हल्की गैस है, तो उसकी डिफ्यूजन सबसे फास्ट होगी। सो कहता है यहाँ पर H2S यानी C ऑप्शन ठीक है। नाउ बचे MCQs नंबर 8 पे मूव करते हैं। कहता है ये एक फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपने बताना है कि A क्या है और B क्या है। गौर से सुनना, सबसे पहले गैस लिक्विड में तब्दील हो रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे A, यानी ये प्रोसेस का क्या नाम है, गैस का लिक्विड बनना। तो मैंने आपको पढ़ाया है गैस लिक्विड में तब्दील होती है कंडेंस होके,
तो पहला ए जो है वो पहला होगा, तो कंडेंसेशन यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी अभी हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, कंडेंसेशन दोनों में पहला ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखें, आगे है लिक्विड का सॉलिड में तब्दील होना। तो बच्चे जब लिक्विड सॉलिड बनता है उसको तो हम फ्रीजिंग कहते हैं, लिहाजा जो बी है वो फ्रीजिंग है, तो ये ऑप्शन ठीक है। अब आपने सी को टिक करना है, बी गलत साबित हो गया क्योंकि इसमें मेल्टिंग है जो कि रॉन्ग है। अब वो कहता है MCQs 9 के अंदर एक स्टूडेंट है, वो नोटिस करता है फ्रोस्ट मैंने आपको बताया हुआ है जो ठंडी बर्फ नहीं होती जो पौधों पे जम जाती है, उसको कहते हैं। फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन पर गिर रही हैं एट 6:30 AM, यानी सुबह के 6:30 पर टाइम पर, एंड डिसअपियरिंग बाय 8:30, और वह 8:30 जो है ना वो गायब हो रही है। विच फेज चेंज, यहाँ पे क्या फेज चेंज हो रहा है, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फ्रोस्ट इनटू वाटर वेपर्स। अब आपने गौर से सुनना है, सवाल में उसका जवाब है। बच्चे फ्रोस्ट बर्फ होती हैं और बर्फ आपको पता है सॉलिड हालत में होती है। ठीक है, वाटर वेपर्स जो हैं वो गैस की हालत होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सॉलिड से गैस बन रही है, मैंने एक MCQs भी समझाया है कि ये सब्लिमेशन होती है, यानी सॉलिड से गैस की हालत बनना ये सब्लिमेशन होती है। ऊपर वाले MCQs में डेपोजिशन था, मैंने तब भी आपको सब्लिमेशन क्लियर किया था।